हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमआरआई होल स्पाइन के बारे में जानेंगे कि डॉक्टर एमआरआई होल स्पाइन क्यों करवाते हैं और एमआरआई होल स्पाइन से बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है, इमेज में क्या क्या देखते हैं। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ को डिटेल में समझाया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप ज़रूर इसको देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक होल स्पाइन एमआरआई इमेज है जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इमेज को देखकर आप बीमारी का पता कैसे लगाएंगे या क्या चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्टर देखकर बीमारी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बीमारी के बारे में अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो उसकी जनरल एनाटमी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके इसकी जनरल एनाटमी आपको बताता हूँ कि एक इमेज में जब आप देखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे तक ये स्पाइन इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये ब्रेन से निकलकर ये पूरे स्पाइनल कैनाल के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम में ट्रेवल करता है। दूसरा जो इसका पार्ट है जो वर्टिब्रे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर, इसको वर्टिब्रे बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो बड़े लोगों में यानी एडल्ट में 26 और छोटे बच्चों में इनकी संख्या जो होती है वो 33 होती है, 33। इनका जो नाम है वो इस प्रकार है, सर्वाइकल स्पाइन, और इसकी संख्या होती है 7। दूसरा जो इसका पार्ट है वो थोरेसिक स्पाइन है और इसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। तीसरा इसका जो पार्ट है उसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं और इसकी संख्या जो होती है वो 5 होती है। चौथा इसका जो पार्ट होता है वो सैक्रल स्पाइन। इसकी जो संख्या होती है सैक्रल स्पाइन की वो बच्चों में 5 होती है और बड़ों में वो फ्यूज होकर इसकी संख्या जो होती है वो 1 हो जाती है। पांचवा इसका पार्ट जो होता है कोसिक्स, इसकी संख्या बच्चों में 4 होती है और फ्यूज होने के बाद से इसकी संख्या 1 रह जाती है। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो एडल्ट में 26 और नियोनेट्स यानी बच्चों में इसकी संख्या 33 होती है। इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस अगर आते हैं तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, जब आप वर्टिब्रल कॉलम को पूरे एक साथ देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये वर्टिब्रे या स्पाइन जो है ये अलग अलग जगहों से मुड़ी हुई है। एच टाइप का लेटर जैसे बनता है, जैसे इसको आप देखेंगे तो ये वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्व होते हैं और ये नेचुरली ऐसे ही होते हैं और इसका होना बहुत ज़रूरी भी है। तो ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कर्व होता है उसे सर्वाइकल कर्व बोलते हैं। दूसरा कर्व जो आपको यहाँ पे मिलेगा थोरेसिक कर्व। तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पे लंबर साइड में लंबर कर्व और चौथा जो है सैक्रल स्पाइन के पास होगा सैक्रल कर्व। जिस स्पाइन के पास जो कर्व होगा उसी के नाम से इसको जानते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जो आपको दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे स्पाइनल बॉडी बोलते हैं। और इसके बीच में जो ये दिख रहा है ब्लैक वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, कहीं वाइट कहीं ब्लैक, इसको डिस्क बोलते हैं। स्पाइनल डिस्क या वर्टिब्रल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है और 2 वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क होता है
ये कुशन प्रोवाइड करता है। दो वर्टिब्रे जब आपस में मूवमेंट करते हैं तो इसको फ्रिक्शन से बचाता है, यानी इसको ये सेफ्टी के लिए इसके होता है। इस तरह से ये आपको जनरल एनाटॉमी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मल से ये थोड़ा भी डिफरेंस हुआ या कुछ भी इसमें चेंजेज आए तो आपको यहाँ पे पेन या आपके हाथ पैरों में सुन्न होना, झुंझुनाहट इत्यादि इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जनरल एनाटॉमी स्पाइन का बता दिया। इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस अगर आते हैं, चाहे वो चोट लगने की वजह से हो, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या हमारी लाइफ स्टाइल सोने घूमने फिरने या योगा एक्सरसाइज करने की वजह से हो, या ऑफिस में काफ़ी देर तक बैठने या जिम जाने की वजह से हो, अगर कोई भी चेंजेस इसमें आते हैं तो हमें या किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूँगा जो एक जनरल प्रॉब्लम है, ये इसमें चेंजेस आने की वजह से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो डिस्क बल्ज और डिस्क हार्निया। दोस्तों, डिस्क हार्निया और डिस्क बल्ज दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने पहले एनाटॉमी बताते टाइम आपको बताया था कि ये जो है डिस्क, इस दो स्पाइन के बीच में एक डिस्क होता है। ये डिस्क अगर किसी भी प्रेशर पड़ने की वजह से या किसी भी वजह से स्पाइन में गैप बढ़ने की वजह से अगर ये थोड़ा भी बाहर निकल के स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है या स्पाइनल नर्व है, इसको कंप्रेस करता है। तो जिस लेवल पे ये कंप्रेस करता है वहाँ के नीचे भागों में दर्द, सुन्न होना या झुंझुनाहट जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो डिस्क जो बल्ज होता है वो, उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कार का टायर होता है, तो अगर कहीं से टायर कटा हो तो उसमें से जो ट्यूब बाहर निकलती है तो वो होता है डिस्क बल्ज। और अगर टायर कटा हो और ट्यूब बाहर निकल के फट जाए और वो फैल जाए तो उसे बोलते हैं डिस्क हार्निया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आए। तो ये जो होता है, जहाँ भी कंप्रेस करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये माइनर है, ये भी माइनर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सर्वाइकल में, यहाँ पे भी कंप्रेशन थोड़ा बहुत है। तो इस तरह से ये डिस्क हार्निया या डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम हो सकता है। इससे आप ऐसे पहचान सकते हैं, जब भी आप एमआरआई की इमेज लें तो सेजाइटल सेक्शन का इमेज देखें, और उसमें जैसे अगर आपको इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप ये खुद से समझ सकते हैं। दोस्तों, डिस्क से रिलेटेड और भी सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो आपको देखिए, यहाँ पे दो स्पाइन के बीच में गैप है और गैप में डिस्क है। अगर ये गैप अगर ज़्यादा बढ़ जाता है या ज़्यादा कम हो जाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और इससे भी आपको पेन या डिस्कम्फर्ट ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर डिस्क जो है थिन हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये जो डिस्क है काफ़ी थिन हो चुका है और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या डिस्क बढ़ जाए, डिस्क गैप जो है वो बढ़ जाए, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। डिस्क डिजनरेट होने लगता है, या डिस्क ओस्टियोफाइटिक चेंजेस होने के कारण ये जो स्पाइन की बॉडी है इसमें ओस्टियोफाइटिक चेंज अगर होने लगेगा, ये जैसे ओस्टियोपोरोसिस होता है, इस तरह के अगर चेंजेस आएंगे तो डिस्क जो है वो डिजनरेट होने लगता है। स्पाइन की बॉडी भी ख़राब होने लगती है और डिस्क भी ख़राब होने लगता है। इस तरह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आप अगर ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोफाइटिक चेंजेस आते हैं, ये कैल्शियम की वजह से होता है, तो आप फूड में प्रॉपर मात्रा में आप कैल्शियम को कंज्यूम करें, इससे ये प्रॉब्लम को आप रोक सकते हैं। दोस्तों, ये डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस हो गया। अब
डिस्कस करेंगे इसके कर्व के में जो चेंजेज आते हैं, जो अभी मैंने आपको कर्व बताया है, सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व, सेक्रल कर्व, इनमें अगर चेंजेज आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे भी अगर चेंजेज आते हैं, जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नॉर्मल से ज़्यादा 10 डिग्री से ज़्यादा अगर कर्व बन रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे यहाँ पे लंबर लेवल पे लंबर कर्व जो है उसमें देखिए ये ज़रूरत से ज़्यादा कर्व हो गया है स्पाइन, तो इस तरह की प्रॉब्लम को लॉर्डोसिस बोलते हैं। पीछे की ओर ज़्यादा कर्व बन गया और बॉडी जो है वो पीछे की ओर ज़्यादा झुक जाएगा और ये जो पेट का हिस्सा है, एब्डोमेन एरिया है, वो आगे की तरफ निकल आएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है या पोस्चर अगर सही नहीं है, बेढंग तरीके से अगर आप लाइफ स्टाइल आपका है तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, जैसे इसको ये लॉर्डोसिस हो गया, अगर बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई हो, गर्दन आगे की तरफ हो और पीठ के हिस्से जो होते हैं वो पीछे की तरफ ज़्यादा निकले हों तो उसके काइफोसिस बोलते हैं। और इस कर्व से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ये जो कर्व है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ है और अगर लेफ़्ट टू राइट होता है तो उसे स्कोलियोसिस बोलते हैं। अगर कर्व लेफ़्ट टू राइट अगर बनता है, एबनॉर्मल कर्व बनता है तो उसे स्कोलियोसिस बोलते हैं। इससे बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, मिड बैक पेन हो सकता है और चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, बॉडी पोस्चर ख़राब दिखेगा आपका। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल वर्टिब्रे जो होती हैं वो क्रैश हो जाती हैं या डिस्प्लेस हो जाती हैं, डिसलोकेट हो जाती हैं और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी भी हो जाती है या कंप्रेस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्रैश हो चुका है और वर्टिब्रे भी जो है वो क्रैश हो चुका है। यहाँ पे L3 जो वर्टिब्रे जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्रैश हो चुका है। इस तरह के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अगर आपके MRI में अगर ऐसा कुछ इमेज दिखता है तो ये देखिए एक्सीडेंट की वजह से होता है, ये इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। जहाँ से क्रैश होगा, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगा, वहाँ के लेवल से नीचे के सारे बॉडी पार्ट जिसके नर्व जो यहाँ से जुड़े होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। वहाँ से पेन हो सकता है, नम्बनेस हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है ये यहाँ पे नैरो हो रहा है, यहाँ पे ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस की वजह से यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ स्पाइनल कॉर्ड ये जो है बिल्कुल यहाँ तक नॉर्मल है और यहाँ पे ये स्कार या एडिमा इस तरह का कुछ दिख रहा है। तो ये भी एक एबनॉर्मल है, सिस्ट हो सकता है या कोई भी लीजन हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होंगे ब्रेन से अदर ऑर्गन में, तो पैरालिसिस हो सकता है। इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम को आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है लॉर्डोसिस की वजह से। तो किसी भी पार्ट का स्पाइनल कॉर्ड जब कंप्रेस होगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट की वजह से ये डिस्क बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुका है। इस तरह से कहीं भी इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी कंप्रेशन होगा तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है और इसकी वजह से बॉडी में उससे रिलेटेड जो भी नर्व कंप्रेस होंगे या जो भी नर्व
तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको सही नॉलेज आप तक पहुंचाने का। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर को तुरंत विजिट करें, लापरवाही ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।